नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मुंबई के स्टूडियो से और बात ममता बनर्जी की। वो अपना बकाया चाहती हैं जो कि जीएसटी का है। जो जीएसटी का बकाया है उसको लेकर कई सारे जो विपक्ष के राज्य हैं, केंद्र की सरकार में जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, वहाँ के जो लोग हैं, राज्य हैं, वो अपने बकाये को लेकर गाहे बगाहे अपनी भड़ास निकालते रहते हैं और इस बार ममता बनर्जी ने निकाली है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कि आज कहा है उन्होंने कि केंद्र सरकार जीएसटी बकाया दे या फिर जीएसटी ही खत्म कर दे। उन्होंने कहा कि साल भर पहले इस मुद्दे को लेकर वो प्रधानमंत्री से भी मिली थी। ममता ने कहा कि जीएसटी बकाये के लिए क्या मुझे आपके पैरों में गिरकर भीख मांगनी पड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि 100 दिन की जॉब गारंटी की योजना के लिए हमारा बकाया दें या फिर अपनी कुर्सी छोड़ दें। 100 দিনের কাজের টাকা এটা ম্যান্ডেটরি অর্থাৎ বাধ্যতামূলক। তা সত্ত্বেও 1 বছর আগে আমি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখা করে এসেছি। এবার কি পায়ে ধরতে হবে? আমাদের টাকা আমাদের ফিরিয়ে দাও, তা নাহলে জিএসটি বন্ধ করে দাও। আমাদের টাকা আমাদের দিতে হবে, নইলে গদি ছাড়তে হবে। 100 দিনের মানুষের কাজের টাকা না দিলে মানুষ সহ্য করবে না। এরা গরিব মানুষ, এরা মাটির মানুষ, এরা মায়ের মানুষ। और एक और संघर्ष जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पनपता जा रहा है, खास करके उन राज्यों में जहां पर कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल हैं, उनकी सरकार है जो कि केंद्र की संसद में विपक्ष में बैठते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर वो अपनी बातें कर रहे हैं। कई राज्यों ने उसको लेकर ऐलान भी कर दिए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ भी और झारखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। इसको चुनावी मुद्दा भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें आम लोगों का पैसा फंस रहा है। किस तरीके से, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे 17,500 करोड़ रुपए की मांग की। उसका कहना है कि वो अपने लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेगी, लेकिन केंद्र ये पैसा लौटाने को तैयार नहीं है। अब राज्य सरकार कोर्ट में जाने की तैयारी में है। एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक जून में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को लिखी इन चिट्ठियों का कोई जवाब अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिला है। राज्य सरकार ने इसके बाद कानूनी राय ली है। इसके पहले एनपीएस की निगरानी करने वाले पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी जमा रकम को राज्य सरकार को लौटाने की मांग खारिज कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार इस मामले में अप्रैल 2022 में नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और 192 लोगों की सहमति उसे मिल चुकी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में लौटना चाहते हैं। राज्य सरकार का कहना है कि ये शुरुआत है। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य के हित में यदि कोई कदम उठाना पड़े तो उसमें हम स्वागत करेंगे। सीधी बात है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दे हैं और हम लोगों ने पत्र दिया कि भाई जो पैसा राज्य का है और कर्मचारियों का है वो पैसा हमको लौटाया जाए। तो एक लाइन में उन्होंने मना कर दिया, लेकिन कारण नहीं बताया। तो अब वो पैसा हमको लेना ही है और देना होगा उनको। हमारे पैसा कैसे रोक सकता, कर्मचारियों के पैसे उसको रोक कैसे सकते हैं? लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये सही नहीं है। देखिए, कर्ज के दलदल पर लगातार धंसते जा रही छत्तीसगढ़ की सरकार दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। जो सरकार अपने कर्मचारियों को एचआर और डीए तक न दे सके, वो कुछ और देगी इसकी उम्मीद कम है। ये अपनी जिम्मेदारियां भविष्य के सरकार पर डाल रही हैं, क्योंकि 2004 में जो कर्मचारी ज्वाइन किया है वो लगभग 30 साल बाद 2030 से 35 के बीच रिटायर होगा और तब ये सरकार नहीं रहेगी, ये तो तय है। सबसे पहली बात यह है कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी 10% अंशदान करता था और उतना ही नियोक्ता करता था, बल्कि अब नियोक्ता तो 14% अंशदान कर रहा है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में इस सरकार को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये तो आज ही 5 लाख कर्मचारियों का 1000 से 1200 करोड़ रुपए बचा रही है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनावी लालीपाप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ अकेला राज्य नहीं है। राजस्थान भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर चुका है और अब ये मुद्दा हिमाचल के बाद गुजरात में भी चुनावी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हैं कि ओपीएस कौन वापस किया किसने। केंद्र और प्रदेश में यहाँ पे कांग्रेस की सरकारें थी। कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस खत्म किया, एनपीएस लाए, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमने एनपीएस में भी 10% से बढ़ाकर उसको 14% करने का काम किया। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही इस बारे में ट्वीट कर चुके हैं। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, झारखंड और केरल में भी ये आवाज उठ रही है।
कई राज्य इसको लेकर कमेटी भी बना चुके हैं। उधर केंद्र के आंकड़ों के तहत मार्च 2022 के महीने के एनपीएस के तहत जो ओपीएस की ओर लौट रहे हैं या लौटना चाहते हैं, उनके राजस्थान के 40,000 करोड़, छत्तीसगढ़ के 17,500 करोड़, पंजाब के 16,700 करोड़ और झारखंड के 10,500 करोड़ रुपए जमा हैं। वैसे नियमों के तहत चाहे तो कर्मचारी फंड से रकम निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी नहीं। एनपीएस से जुड़ने के 5 साल बाद ही कर्मचारी 20% तक रकम निकाल सकते हैं। वैसे इस साल फरवरी तक 22,74,000 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55,44,000 राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस के तहत नामांकित थे। केंद्र सरकार की ओर से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कई राज्य सरकारों ने जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन है उसे रोकना शुरू कर दिया है। वैसे आमतौर पर जो एक कर्मचारी है वो 10% एनपीएस कंट्रीब्यूशन देता है और साथ में राज्य सरकारें 10 से 14%। ऐसे में ये भी खबर आ रही है कि कई एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। क्या आफ्ताब ने श्रद्धा को मारा? ये वो खुद कह रहा है और उसने कहा है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है। उसकी निशानदेही पर अब सबूतों की तलाश की जा रही है। 5 दिन की वो पुलिस कस्टडी में है। आपको शर्मिंदा है आपकी बात करने? 28 साल के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर महरौली के उस जंगल में ले गई जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके। वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था। पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं जिनकी डीएनए जांच होगी। श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा। अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है। काफ़ी डराने वाली ये पूरी घटना है क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। आफ्ताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बर्बर, जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है। जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका। वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके। सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल न मिले। हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए। आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था। श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए 15-20 दिन के अंदर आफ्ताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था। जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है। आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था वहां रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियां आती जाती थीं। हालांकि आरोपी पड़ोसियों से कभी बात नहीं करता था। मुझे तो अभी 1 महीने ही हुए आए हुए, तो आफ्ताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का, तो उसने आकर के गेट खोल दिया था और गेट खोलने के बाद जो है कि उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना, बस इतना ही। और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई। हाँ जी, लास्ट टू लास्ट वीक 3-4 दिन के स्पैन में आपने 6-7 लड़के हाँ जी देखे हैं। स्कूटी से देखे हैं, शॉर्ट्स ड्रेस में देखे हैं। वो किसी से बात नहीं करती थी, सीधा ऊपर ही जाते थे। 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा। चाकू की धार परखने के दौरान
उसके हाथ में चाकू लग गया, तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई। 19/5 को आया था और उसने LG का 260 लीटर का फ्रिज लेके गया। अच्छा, क्या कुछ खास है इस फ्रिज में? 260 लीटर का डबल डोर का है, स्पेस ज़्यादा होता है इसमें। अच्छा, ज़्यादा स्पेस होता है इसमें। तो जब वो आया था तो कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था? आपकी बातचीत उससे हुई होगी? नहीं, नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था। अच्छा, आपको लगा कि वो मर्डर करके आया, ऐसा कुछ समझ में आया? नहीं, ऐसा कोई समझ में नहीं आया। सर पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफ्ताब ने 6 महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था। याद कैसे रहेगा सर 6 महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा। और फिर उसने पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया, आफ्ताब को बुलाया और आफ्ताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी। नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था? सर नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे। अच्छा, आरोपी आफ्ताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है। फ्रिज की फॉरेंसिक जांच के लिए CBI की FSL की टीम थाने पहुंची। श्रद्धा की हत्या करने के बाद 6 महीने तक आरोपी आफ्ताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा। यहाँ तक कि गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है, शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है। उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है, क्योंकि हत्याकांड को 6 महीने बीत चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। पुणे के कोरेगांव में एक ओशो आश्रम है जिसमें रजनीश के जो मानने वाले हैं वो पूरी दुनिया भर से आते हैं, लेकिन अब विवाद इस बात पर है कि उसका एक हिस्सा बेचने की तैयारी चल रही है। उसको लेकर कुछ उनके मानने वाले अब विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। ये ओशो के अनुयायी हैं। अपने गुरु आचार्य रजनीश के बनाए पुणे के प्रसिद्ध आश्रम के कुछ हिस्से बेचने के फैसले से बेहद दुखी हैं। मांग कर रहे हैं कि इनके गुरु की विरासत और समाधि की रक्षा करनी होगी। महाराष्ट्र के पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट, जिसे प्रेम का मंदिर बाशु भी कहा जाता है, इसके हिस्से को किसी बड़ी कंपनी के हाथों बेचने का आरोप ओशो अनुयायियों ने ट्रस्टी के सदस्यों पर लगाया है। उनका कहना है कि कोरोना के कारण आश्रम बंद रहने के चलते घाटे का हवाला देते हुए फाउंडेशन के सदस्य इसे बेचना चाहते हैं। पैसे की मैं नहीं समझता कोई कमी है। यहाँ बहुत अपार धन आता रहा है और ये फिजूल खर्ची करते हैं जिसकी इन्होंने हिसाब नहीं दिया कभी आज तक। किसी को कोई रसीद नहीं कटी आज तक कि कितना पैसा गया। उसकी पारदर्शिता के बिना कैसे कोई जगह एक गुरु के स्थान को बेच सकता है? गुरुद्रोही बेचेंगे। ओशो वहाँ पर रहे, वहीं शरीर छोड़ा, वहीं उनकी समाधि है, सब कुछ उनका वहाँ है। वो हमारा एनर्जी फील्ड है, बुद्धा फील्ड है। लाखों लोगों की भावनाएं वहाँ जुड़ी हुई है। We are going to fight much more. We are not going to give up. We are going to resist this completely. And everyone, not just Osho sannyasins, but all over India and the world are going to get together and resist this. मुंबई के जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने कोरेगांव की संपत्ति की बिकवाली के लिए नए सिरे से बिड निकाली तो आश्रम के अनुयायियों का समूह मुंबई में प्रदर्शन करने पहुंचा। साथ ही हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। चैरिटी कमिश्नर से ऐसा ऑर्डर आया है कि लैंड को जो है आप री ऑक्शन कर सकते हैं। री ऑक्शन का नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस इशू किया है। उस नोटिस को, उस ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हियर व्हाट वी आर अपोजिंग इज द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। देयर केस इज दैट दे डोंट हैव द फंड्स टू ऑपरेट द प्रॉपर्टी, टू कैरी आउट द डेली फंक्शनिंग। वी आर सेइंग दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फंड्स दैट आर देयर। रहस्य, विवाद और सुर्खियों से आचार्य रजनीश उर्फ ओशो जीते जी तो शायद ही कभी दूर हो पाए। चर्चाएं उनके निधन के दशकों बाद भी रह रहकर सिर उठा लेती हैं।
आश्रम से जुड़ी जमीन बेचने के मुद्दे ने ओशो से संबंधित अन्य समूहों को ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के खिलाफ आक्रोश दिखाने का एक बड़ा मौका दिया है। संभव है कि इस लड़ाई में आगे और भी रहस्य खुलेंगे। कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।